एक शादीशुदा व्यक्ति जिसके बच्चे भी हैं, अगर वो 18 साल की एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे तो आप क्या कहेंगे? ये सिनेरियो लीगल है, लेकिन मोरालिटी का क्या? क्या ये नैतिक है? नैतिकता, मोरालिटी, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? कौन ये तय करता है कि आखिर मॉरल क्या है और इमोरल क्या? समाज, माता पिता, कोर्ट में बैठे जज? और जब बात न्याय की आती है, लॉ ऑफ द लैंड की, तब अंतिम निर्णय कौन लेता है? क्या संविधान को वर्ड टू वर्ड फॉलो किया जाता है या फिर कुछ फैसले नैतिकता के नाम पर शेप किए जाते हैं? कौन ये तय करेगा कि भारतीय न्याय संहिता सिर्फ लिखा हुआ शब्द है? कौन सा केस केवल लीगल रूल्स पर देखा जाएगा और कौन सा नैतिकता का चश्मा ओढ़कर देखा जाएगा? हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर न्याय का आधार है क्या। 25 मार्च को जज जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना ने एक शादीशुदा व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल लिव इन रिलेशनशिप के केस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट में नैतिकता और कानून को अलग अलग रखना होगा। जो वो कर रहे हैं वो लीगल है, ऐसे में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें नैतिकता का पार्ट कहां से आया? मोरालिटी एंड लॉ हैव टू बी केप्ट अपार्ट। लेकिन क्या नैतिकता ही कानून की रूह और न्याय की बुनियाद नहीं है? ये सवाल अपने आप में पैराडॉक्सिकल है, यानी इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। क्योंकि कानून बनाए ही इसलिए गए थे ताकि जो अनैतिक है, इमोरल है, उन्हें सजा दी जाए। जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिले। लेकिन यहाँ पैराडॉक्स ये है कि आखिर कौन तय करेगा कि मॉरल क्या है और इमोरल क्या? क्योंकि मैं अगर केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करूं तो इस फैसले के 5 दिन पहले एक केस में मॉरल स्टांस के आधार पर फैसला दिया। इस पर्टिकुलर केस में दोनों शादीशुदा थे और दोनों अपने पति पत्नी से बिना डाइवोर्स लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि भले ही दोनों को राइट टू लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप दूसरे के कानूनी राइट यानी पहली पत्नी या पति के राइट्स को कुचल दें। ये सोशल फैब्रिक को खतरा है। ऐसे में यहाँ मोरालिटी और लॉ एक साथ कैसे आए? एक ही कोर्ट के 2 फैसले, एक नैतिकता को कानून का आधार मानता है और दूसरा कानून और नैतिकता को अलग रखना चाहता है। अगर आप मोरालिटी को जस्टिस से हटा देंगे तो क्या केवल एक किताब बचेगी? लेकिन यही मामला और पेचीदा हो जाता है। हर व्यक्ति की मोरालिटी अलग होती है। कोई इंडिविजुअल लिबर्टी को महत्व देता है, कोई समाज को, तो कोई इतना रिप्रेस्ड होता है कि उसकी मोरालिटी आपको सदियों पुरानी लगे, ऐसी जो हमारे ग्रंथों में भी नहीं थी। और यही कानून हो, न्याय हो या मोरालिटी, सब दोगला हो जाता है। दशकों से हमारे कानून में प्रावधान था, सेक्शन 155(4) ऑफ द एविडेंस एक्ट, जो साफ कहता था कि रेपिस्ट के लॉयर्स विक्टिम का कैरेक्टर खराब था, इसलिए उसने कंसेंट दिया होगा, ये कहकर डिफेंस पेश कर सकते हैं, यानी विक्टिम का ही कैरेक्टर असैसिनेशन। फिर निर्भया रेप केस के बाद ये बदल गया। रिजिड मॉरलिटी के कुछ एग्जाम्पल सुनिए। 2023 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक रेप एक्यूज्ड को बेल दी और कहा कि अगर एक महिला मॉरल है तो वो बिना किसी दबाव के किसी मर्द के साथ होटल नहीं जाएगी। 2017 महमूद फारूकी केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी औरत जो पहले से फिजिकल रिलेशनशिप्स में रही हो, उसका नो हमेशा नो नहीं होता। कभी कभी नो का मतलब फ्रीबल नो यानी कमजोर ना होता है। 2020 में एमपी हाई कोर्ट में एक जज ने रेप एक्यूज्ड को बेल देते वक्त शर्त रखी कि आरोपी विक्टिम के घर जाए, उससे राखी बंधवाए ताकि उनका रिश्ता भाई बहन का हो जाए। कई केसेस में जज ने विक्टिम को रेपिस्ट से शादी करने का आदेश भी दिया है। ये तो रही क्राइम्स ऑफ पैशन की बात। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रेप को क्राइम ऑफ पैशन न बोलकर क्राइम ऑफ पावर एंड ह्यूमिलिएशन कहा है, और वो सही भी है। यहाँ लड़के हैं, गलती हो जाती है वाला नैरेटिव नहीं चलेगा। खैर, मोरालिटी और कानून केवल इन मामलों में अप्लाई नहीं होता, ये क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट यानी टेररिज्म, व्हाइट कॉलर क्राइम्स में भी अप्लाई होता है। कसाब के लिए ह्यूमन राइट्स का रोना मोरालिटी के अधीन आता है। यासिन भटकल को ये कहकर एक्सक्यूज देना कि वो एक वेल टू डू परिवार से आता है। सालों तक सिमी के हैंडलर्स, एक्सट्रीमिस्ट को कोर्ट्स ने बेल मिलती रही इस आधार पर कि वो टॉपर्स थे,
पीएचडी स्कॉलर्स थे, पीसफुल स्टूडेंट्स थे, हेडमास्टर का बेटा नैरेटिव, तब कानून में न्याय और इनकी मोरालिटी की इंटरप्रिटेशन अलग नहीं थे। क्योंकि क्राइम तो क्राइम है, कानून तो कानून है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं। तो इसमें मोरालिटी को घोलकर अफजल गुरु की फांसी के समय ये क्यों कहा गया कि सिर्फ समाज को सेटिस्फाई करने के लिए फांसी दी जा रही है? आपको मेरी बात पैराडॉक्सिकल या विरोधाभास जैसी लगे, क्योंकि ये है भी। देखिए, कानून में न्याय का आधार नैतिकता है। अगर आप नैतिकता हटा दे तो कानून का कोई बेसिस नहीं, जस्टिस का कोई आधार नहीं। लेकिन सवाल है, किसकी नैतिकता या जजेस के निजी भावनाओं पर अब जस्टिस तय होगा? जब कानून को किसी की पर्सनल लिबर्टी बचानी हो तो नैतिकता को आउटडेटेड बोलकर कचहरी से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन जब वही कानून न्याय देते समय किसी औरत के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है या किसी पढ़े लिखे क्रिमिनल को राहत देता है तो नैतिकता पिछले दरवाजे से वापस आ जाती है। अगर हम न्याय से नैतिकता को पूरी तरह निकाल दें तो सिर्फ एक बेजान किताब बचेगी। लेकिन अगर नैतिकता को कानून का आधार मान लें तो हर फैसला व्यक्तिगत हो जाएगा। कानून का आधार नैतिक है या नहीं, ये डिबेट बहुत पुरानी है, बहुत पेचीदा है। इसका जवाब हम एक वीडियो में नहीं दे सकते। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि न्याय अब अंधा नहीं है, वो मॉरली सिलेक्टिव है?